बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम विद्युत आवेशों का अध्ययन करेंगे। आपने भी बचपन में एक एक्टिविटी की होगी। शायद आपने कंघी को अपने सर में कभी रगड़ा होगा और जब आप इस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए होंगे तो ये छोटे टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित हुए होंगे। अचानक ही इस कंघी में आकर्षित करने का गुण कैसे उत्पन्न हो गया, इसको अध्ययन किया था एक यूनानी साइंटिस्ट ने जिनका नाम था थेस। उन्होंने ये प्रयोग एम्बर के टुकड़े के साथ किया। इस एम्बर के पदार्थ को रगड़ने पर उसने ये पाया था कि ये एम्बर का पदार्थ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर यही प्रयोग विलियम साइंटिस्ट ने भी किया। उन्होंने देखा ये एम्बर का पदार्थ कागज़ और अन्य हल्की वस्तुएं जैसे छोटे पंख को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और फाइनली ब्राउन साइंटिस्ट ने, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट में थे, उन्होंने इस ऊर्जा को, जिसके कारण छोटे हल्की पदार्थ उस एम्बर की ओर आकर्षित हो रहे थे, उसका नाम रख दिया विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। क्यों रखा उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि ग्रीक शब्द में एम्बर को इलेक्ट्रम कहते हैं, तो इलेक्ट्रम से शब्द की उत्पत्ति हुई इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी शब्द हमारे विज्ञान में आया। अब हम इस स्थिर विद्युत में विद्युत आवेशों का अध्ययन करेंगे जो कि स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। ये आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं? ये आवेश दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार की उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थिर विद्युत के साथ साथ नाम देते हैं घर्षण विद्युत, क्योंकि ये दो पदार्थों को रगड़ने से उत्पन्न होता है। जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो इस प्रकार उनमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं जो किसी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ये आवेश उत्पन्न किस प्रकार होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, इसको समझने के लिए हमें परमाणु संरचना को समझना होगा। परमाणु संरचना इस प्रकार होती है। आपने देखा है बेटा कि परमाणु कैसा होता है? गोलाकार। और परमाणु के नाभिक में क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम ये जान ले बच्चे कि परमाणुओं में तीन कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन जो कि धनावेशित होता है, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं जो कि न्यूक्लियर बल से बंधे हुए होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है वो इस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इस नाभिक के चारों तरफ वो एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, ये बढ़ते हुए क्रम में कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सबसे पास वाली कक्षा में है नाभिक के, उस पर ज़्यादा आकर्षण बल नाभिक डालता है, और जो इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा में है उस पर नाभिक कम आकर्षण बल डालता है। हम जानते हैं धन और ऋण आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नाभिक जो है वो धनावेशित होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है, मतलब बांध के रखता है। तो जो सबसे दूर कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर आकर्षण बल कम होता है। इसलिए जब इन परमाणुओं को ऊर्जा दी जाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ऊष्मीय ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो या फिर विद्युत ऊर्जा हो, किसी भी रूप में जब इन परमाणुओं को ऊर्जा दी जाती है तो सबसे पहले प्रभाव इसके बाह्य कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों पर पड़ता है, क्योंकि ये कम ऊर्जा से या फिर कम बल से बंधे हुए होते हैं। जैसे ही हम इन परमाणुओं को ऊर्जा देते हैं तो सबसे पहले बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलते हैं तो परमाणु धन आयन बन जाता है, यह धन आवेशित आयन बन जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो ऋण आवेशित आयन बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं स्थायी अवस्था में परमाणु सदैव ही उदासीन होता है,
उनमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। लेकिन यदि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उसके नाभिक में जो प्रोटॉन है वो तो उतने के उतने ही रहते हैं, तो परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन अधिक मतलब वे कौन से आवेशित हो जाते हैं, वो धन आवेशित हो जाते हैं। मतलब धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए परमाणु धन आवेशित हो जाता है। लेकिन यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस परमाणु में ऋण आवेशों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए वो परमाणु ऋण आयन बन जाता है। इसका मतलब यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो वो धन आयन बनता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो वो ऋण आयन बनता है। इस प्रकार हम देखें कि कोई भी पदार्थ किस प्रकार धन या ऋण आयन बनता है। ये धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है। जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो वो इस प्रकार के जोड़े होते हैं जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे देता है वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो ऋणावेशित हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो रेशम ऋणावेशित हो जाता है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार जब हम सही पदार्थ के जोड़े रहते हैं, के पदार्थों का सही जोड़ा लेते हैं, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र शुरू होता है। यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हम देखेंगे रबर के जूते और ऊनी कारपेट में भी। इसी प्रकार कई और जोड़े हैं जैसे एम्बर की छड़ और ऊनी कपड़ा, रेशम का कपड़ा। इस प्रकार हम लोग कई पदार्थों के जोड़े देख सकते हैं जिनको आपस में रगड़ने पर एक धनावेशित हो जाता है और दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। बच्चों ध्यान रहे कि जितने धन आवेश एक पदार्थ में उत्पन्न होते हैं उतने ही ऋण आवेश दूसरे पदार्थ में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही धन आवेश और ऋण आवेश की उत्पत्ति हो रही है। जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया किसी पदार्थ ने उतने ही धनावेश उस पदार्थ ने ग्रहण किए, और दूसरे पदार्थ ने जितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, उतने ही उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हुए। अतः हम कह सकते हैं दो पदार्थों के घर्षण में एक पदार्थ में जितने धन आवेश उत्पन्न होते हैं उतने ही ऋण आवेश दूसरे पदार्थ में उत्पन्न होते हैं। अब इसके आधार पर हम किस प्रकार पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं, ये इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।